नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सबसे बढ़िया वैकेंसी निकाला जाता है और सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाला जाता है ना, वो एसएससी जीडी का निकाला जाता है यानी कि जनरल ड्यूटी का। ये जनरल ड्यूटी जो है ना, ये पता है आपको किस विभाग में आपको ड्यूटी मिलता है, कितना सैलरी मिलता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, एज क्राइटेरिया, ये सब जिनको नहीं पता है ना, उनके लिए मैं आपको पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन दिखा के समझाऊंगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ना, ये एसएससी जीडी जो है ना, ये एसएससी बस एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसके बाद का प्रक्रिया जो है फिजिकल, वो सीआरपीएफ कंडक्ट कराती है और मेडिकल भी पैरामिलिट्री ही कंडक्ट कराती है। और जॉब आपको पैरामिलिट्री में कांस्टेबल जीडी के पोस्ट पे आपको जॉब दिया जाता है। एक बहुत बढ़िया सिक्योर जॉब है, 60 साल की जॉब है। दोस्तों इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट होगा और 28/12/2023 तक भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 28/12/2023 को 23 बजे यानी कि 11 बजे रात्रि में होगा। लास्ट डेट जो है ना, मतलब ऑफलाइन पेमेंट चालान जनरेशन करके होता है, वो भी 11 बजे रात को 28 दिसंबर को हो जाएगा। और लास्ट डेट है जो मेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फी भरने का, वो जो है ना 29/12/2023 को 11 बजे रात का, मतलब 11 बजे रात तक। इसमें जो फॉर्म निकाला जाता है वो जो है ना किस किस पोस्ट पे निकाला जाता है, उन सब बात को मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों ये जो फॉर्म है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो है ना, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स आती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो आप देखिएगा, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, एसएसएफ, राइफलमैन जनरल ड्यूटी असम राइफल, उसके बाद एआर जिसको बोलते हैं, और एनआईए आता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये सब पोस्ट पे कांस्टेबल जीडी में आपको बहाल किया जाएगा। दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका डीएमई यानी कि डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। अगर आपको डीएमई यानी कि डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको पॉइंट मिलता है तो आपको आरएमई यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको भेजा जाएगा। उस ये करने के बाद ये जो प्रोसेस सब लोग फॉलो करते हैं, उसके बाद उनका नंबर जो है मेरिट लायक होता है तो उनको मेरिट वाइज दिया जाता है कि जिसका मेरिट लायक उनका नंबर होता है उस वो डिफेंस में आप, वो डिफेंस सेक्टर में आप जा सकते हैं। और यहाँ पे बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1.7 में ये बात बोला जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है आपके स्टेट में या नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, वो एनेक्सर 11 और एनेक्सर 12 में दिया है। और यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि इसका जो एडमिट कार्ड होगा फिजिकल का वो सीआरपीएफ जारी करेगा और जो इसका रिटर्न का एडमिट कार्ड होगा वो एसएससी जारी करेगा। ये मतलब आप ये कंफ्यूज में ना रहिए, एसएससी का काम बस इतना ही होता है कि वो एग्जाम कंडक्ट करा लेता है, उसके बाद का प्रक्रिया जो होता है ना वो सब सीआरपीएफ ही कंडक्ट कराती है। यहाँ पे बात करें तो पे स्केल, सबसे बड़ी बात जो होती है सैलरी की। पे स्केल का मतलब होता है सैलरी, ये एक मतलब लेवल का सैलरी बनाया होता है। इस लेवल के सैलरी में आपको जो है ना महंगाई भत्ता और भी राशन मनी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब चीज ऐड करके दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आप एनआईए में जाएंगे, अगर एनआईए में आपकी सिलेक्शन होगी तो आपकी सैलरी लेवल 1 की यानी कि 18,000 से लेकर 56,900 तक मिलेगी। और आप एनआईए छोड़ के अगर आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ में जाते हैं तो आपको लेवल 3 यानी कि 21,700 से 69,100 तक सैलरी दिया जाएगा। और भी जो अलाउंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो दिया जाता है वो दिया जाएगा। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो 75,768 वैकेंसी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आदमी को मिलाकर। यहाँ पे बात करें तो 67,364 वैकेंसी मेल के लिए है और 8,179 वैकेंसी फीमेल के लिए रखा गया है। यहाँ पे पोस्ट वाइज बताया गया है कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। बात करें बीएसएफ में मेल की तो यहाँ पे 24,806 वैकेंसी है, सीआईएसएफ में मेल का 7,877 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में मेल का 22,196 वैकेंसी है, एसएसबी में मेल का 4,839 वैकेंसी है, आईटीबीपी में मेल का 2,526 वैकेंसी है, असम राइफल में मेल का 4,624 वैकेंसी है और एसएसएफ में मेल का 458 वैकेंसी है। इसी तरह से फीमेल में बीएसएफ का 3,069 वैकेंसी है और सीआईएसएफ में 721 वैकेंसी है,
सीआरपीएफ में 3231 वैकेंसी है, और यहाँ पे एसएसबी में 439 वैकेंसी है, और आईटीबीपी में 442 वैकेंसी है, और असम राइफल्स में 152 वैकेंसी है, और एसएसएफ में 125 वैकेंसी है। इस तरह से कुल टोटल 75,768 वैकेंसी है, जिसमें 225 एनआईए की पोस्ट है। यहाँ पे ये बताया गया एनआईए और एसएसएफ जो है ना, इसकी वैकेंसी स्टेट वाइज नहीं होती है, इसकी जो कटअप लगती है वो सेंट्रल कटअप लगती है, यानी कि ऑल इंडिया की कटअप लगती है। और बाकी ये जो पोस्ट है यानी कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसबी, इनकी जो पोस्ट है ना वो स्टेट वाइज आती है, और कटअप भी स्टेट के कैटेगरी वाइज जाती है। उसमें भी स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट है ना उनको कई पार्टों में बांटा जाता है, यानी कि एक होते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट, एक होते हैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट, और एक होते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। तो सबका मेरिट अलग अलग जाता है। आगे बात करेंगे कि कौन से स्टेट में कौन कौन से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं और कौन कौन से नक्सल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बात करें तो लिखा जा रहा है कि इस मतलब नोटिफिकेशन के द्वारा ये बात बताया जा रहा है कि 10% इसका जो वैकेंसी है, 75,000 के 10% वैकेंसी को ईएसएम यानी कि एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि द वैकेंसी इन सीएपीएफ हैज बीन, मतलब स्टेट वाइज वैकेंसी है, कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि पीआरसी जो है ना, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का आप पीआरसी यानी कि परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाएंगे। अगर आप दूसरे स्टेट का बनवाते हैं, धोखाधड़ी करेंगे, तो आपको ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे बात करें तो जो इंडियन सिटीजन है और यहाँ पे वैकेंसी सीएपीएफ एआर स्टेट वाइज, यहाँ पे यूटी एरिया वाइज, हैंस कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट डोमिसाइल पीआरसी अगेंस्ट एज स्टेट, यानी कि आपको स्टेट वाइज सर्टिफिकेट सबमिट करना है। 18 से 23 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें 1/8/2023 को आपका एज काउंट किया जाएगा। आपका जो एज है वो 2/8/2000 से लेकर 1/8/2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको जो है ना इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नोट में दिया जा रहा है कि देयर इज नो एज रिलैक्सेशन फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, यानी कि अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज में छूट दिया जाएगा। अगर आप एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो जब आपकी जो है ना सर्विस समाप्त हुई उसके बाद आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो जो लोग गुजरात से हैं, 1984 से 2002 तक डिपेंडेंट रहे हैं रूट्स में, तो इनको अगर एससी एसटी से आते हैं तो 10 साल का छूट दिया जाएगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वहां पे जो है ना एक ही स्टेट का वो सर्टिफिकेट दिखा सकता है या बनवा सकता है। यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो ऐसा नहीं है कि आप धोखाधड़ी करके जिस स्टेट का कट ऑफ कम जाता है उस स्टेट से आप बनवा लेंगे तो आपको बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे और आगे ये बात बताया जा रहा है कि जो अगर आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, यानी कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं, अगर उसका फॉर्म भर रहे हैं इस सब कैटेगरी से, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है उससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बात यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना होना चाहिए, एससी एसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना होना चाहिए। तो आप लोग अभी से ध्यान देके ये बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनता है तो वो आपको स्टेट से बनवा लेना है। उसके बाद बात करें तो आपको जो क्वालिफिकेशन की जरूरत है इसमें ये फॉर्म भरने के लिए, वो 1 जनवरी 2023 को आपको 10वीं क्लास का एग्जामिनेशन किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको पास चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो जो लोग एनसीसी किए होते हैं, 9वीं में 10वीं में वो लोग एनसीसी किए होते हैं तो उनको बेनिफिट्स मिलता है। जैसे कि इसमें जो जितने भी मैक्सिमम नंबर के एग्जाम होंगे ना, उसमें अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% नंबर मिलेंगे बोनस में, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले को 3% नंबर मिलेंगे बोनस में, एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले को 2 नंबर मिलेंगे बोनस में। और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया जा रहा है कि ssc.nic.in में आप जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपका मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के फेरा में आप नहीं रहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना आपको फोटो अपलोड करना है जो कि जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होगा। 20 KB से 50 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और 3 मंथ से ज़्यादा का फोटोग्राफ ओल्ड नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ का यहाँ पे बताया हुआ है कि इसका 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और फोटोग्राफ बिना कैप का होगा, जो चेहरा है वो साफ साफ दिखाई
दे रहा हो वैसा फोटो आपको अपलोड करना है। लास्ट डेट जो है ना सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/12/2023 को यहाँ पे जो है ना आप मतलब पेमेंट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फी जो है वो 100 रुपए रखा गया है। अगर आप वोमेन कैंडिडेट्स यानी कि लेडीज कैंडिडेट्स हैं, एससी कैंडिडेट्स हैं, एसटी कैंडिडेट्स हैं और एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो आपको एप्लीकेशन फी में छूट दिया जाएगा और आपको एक भी रुपए का पेमेंट नहीं करना है। यानी कि जो पेमेंट करना है वो जनरल यूआर, जनरल का मतलब यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को ही पेमेंट करना है। पेमेंट जो है वो भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग और यहाँ पे जो मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड से आप मतलब कर सकते हैं। एसबीआई चालान से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। 29/12/2023 तक रात्रि 11 बजे तक आप लोग जो है ना पेमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पे जो है ना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले जो है ना एसएससी कई रीजन में बटा हुआ है। तो एसएससी का जो है ना सबसे पहले सेंट्रल रीजन जो कि बिहार एंड उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। बिहार में अगर बात करें बिहार एंड उत्तर प्रदेश यानी कि सेंट्रल रीजन में आप भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बनारसी ये सेंट्रल रीजन का एग्जाम सेंटर है। इसी में से आपको कोई एक एग्जाम सेंटर चूज करना है। उसके बाद है ईस्टर्न रीजन जो कि अंडमान निकोबार, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल का है। इसमें जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से सेंटर पे आप जो है ना चूज कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद है कर्नाटक, केरल। यहाँ पे कर्नाटक, केरल जो है ना यहाँ पे लक्षद्वीप एंड यहाँ पे कर्नाटक, केरल में बताया गया है कि आप कहाँ कहाँ पे सेंटर चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो होता है वो सब रीजन में आता है। इसको हम यहाँ पे सब रीजन का, यहाँ पे सब रीजन में छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आते हैं। यहाँ पे इसका सेंटर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आता है। इसका एग्जाम सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें से ही आपको कोई चूज करना है। उसके बाद आता है नॉर्थर्न रीजन। नॉर्थर्न रीजन में आपका दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड आता है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, अजमेर, अलवर, दिल्ली और यहाँ पे ये सब जगह पे आप जयपुर में एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन जिसमें आपको आता है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पे लद्दाख एंड पंजाब। इसमें यहाँ पे आप एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है। इसमें से आपको ये एक एग्जाम सेंटर, 3 एग्जाम सेंटर चूज करना है तो आप 3 एग्जाम सेंटर इसमें से आप चूज करेंगे। आपको यहाँ पे देखना है कि आपका अगर स्टेट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं और आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये रीजन वाइज होता है और रीजन वाइज मतलब एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। साउथर्न रीजन में आता है आंध्र प्रदेश और यहाँ पे पंडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। इसमें यहाँ पे ये सब सेंटर का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आता है वेस्टर्न रीजन जो कि यहाँ पे आता है दादर, नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये सब सेंटर दिया हुआ है। अब एग्जामिनेशन सेंटर के बाद अगर हम बात करें तो आप जैसे ही एग्जाम दे देंगे तो आपका एक कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ जो है वो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ना मतलब बनता है, कट ऑफ बनता है। वो कट ऑफ को आप पार करेंगे तो आपको मतलब पीईटी और पीएसटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बुलाया जाएगा। ये टेस्ट जो होता है ना एग्जाम के बाद होता है। तो पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम किस तरह से होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। इंग्लिश या हिंदी आप दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चूज करेंगे और यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। आपको टाइम जो है वो 60 मिनट का दिया जाएगा। और यहाँ पे टोटल नंबर की बात करें तो आपको 160 नंबर का एग्जाम देना होता है। ये 160 नंबर का एग्जाम जो है ना वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें अगर आप एक गलत क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 0.50 नंबर का निगेटिव नंबर काट लिया जाएगा रॉन्ग नंबर पे, और सही करेंगे तो एक सही क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर दिया जाएगा। आपका जो क्वेश्चन होगा, द क्वेश्चन इज द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि मैट्रिकुलेशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 13 नंबर पेज में 11.1.10.1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा ये सब यहाँ पे सिलेबस दिया होता है। इसी में से आपका एग्जाम कराया जाएगा। अब बात करें तो यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद इंग्लिश या हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा ये यहाँ पे बताया हुआ है।
उसके बाद बात करें तो जैसे ही आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, यानी कि रिटन एग्जाम के कट ऑफ को पार करेंगे, तो आपको जो है ना फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी में बुलाया जाएगा, जिसमें आपको जो है ना एक सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो आपका पीईटी पीएसटी में आपको प्रेजेंट होना होता है और वहां पे आपका बस अटेंडेंस बनेगा। आपसे पीईटी पीएसटी नहीं लिया जाता है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि पीईटी पीएसटी फॉर एक्स सर्विसमैन पीईटी विल बी नॉट हेल्ड, यानी कि आपका पीईटी नहीं लिया जाएगा, पीएसटी लिया जाएगा, यानी कि हाइट वेट चेस्ट आपका किया जाएगा। उसके बाद बात करें तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जिन लोगों पे लागू होता है उन लोगों को 5 किलोमीटर का रनिंग करना होता है 24 मिनट में मेल कैंडिडेट्स को, फीमेल को 1600 मीटर का रनिंग करना होता है 60.5 मिनट में। और यहाँ पे बात करें तो अगर आप लद्दाख रीजन से आते हैं तो आपको 1600 मीटर का रनिंग 6.5 मिनट में करना होता है मेल को, और 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट में करना होता है फीमेल कैंडिडेट्स को। यहाँ पे उसके बाद बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई वोमेन कैंडिडेट्स है, उसने अगर फॉर्म फिल किया हुआ है तो उनको अगर प्रेग्नेंट हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको जो है ना 12 वीक स्टैंडर्ड मतलब उनको छुट्टी दिया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, उनकी पीएसटी और पीईटी बाद में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद बात करें तो जो मतलब पीएसटी होगा, पीईटी में तो आपका रनिंग होगा, लेकिन पीएसटी में क्या होगा, तो अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर का हाइट नापा जाएगा, फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी 157 सेंटीमीटर की हाइट नापी जाएगी। यहाँ पे बात करें अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका मेल है तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट लिया जाएगा, फीमेल का 150.0 सेंटीमीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर हाइट लिया जाएगा। यहाँ पे ईस्टर्न रीजन अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हैं तो मेल का 157 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल का 147.5 सेंटीमीटर हाइट लिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हाइट का जो है ना मेल और फीमेल का अगर आपको रिजर्वेशन है तो यहाँ पे इस तरह का चार्ट दिया हुआ है, इसमें से आप देख लेंगे कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, उस तरह से आपको हाइट में छूट दिया जाता है। अगर आप कोई ऐसे रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं यानी कि हिंदी भाषी स्टेट से आते हैं तो आपको हाइट में कोई छूट नहीं है, आपको 170 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे आपका जो चेस्ट होगा वो मेल के लिए 80 सेंटीमीटर होगा बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का आपको गैप होना चाहिए, ये मेल के लिए है। अगर आप एसटी से आते हैं तो 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होए बिना फुलाने, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का गैप आए। इस तरह से यहाँ पे और भी चार्ट दिया हुआ है। वेट की बात करें तो आपको जो है ना मेडिकल में आपका वेट कराया जाता है, जैसा कि जिस तरह का आपका हाइट होता है और एज होता है उसी अनुसार आपका चार्ट होता है, उसी चार्ट में आपका जो है ना वेट लिया जाता है। और यहाँ पे बात करें तो आपको जो है ना एग्जाम देने में 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे जब एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और यहाँ पे स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड में से कोई एक आपको आईडी कार्ड लेके जाना होता है। और यहाँ पे बात करें तो आप जब एग्जाम देंगे तो यूआर को 30% नंबर चाहिए, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को जो है ना 25% नंबर होता है मतलब चाहिए एग्जाम पास करने के लिए। यानी कि अगर हम बात करें तो जो है ना मतलब लगभग 48 नंबर चाहिए 160 में से। ये बस बताया जाता है, इतना में आप पास नहीं करेंगे। पास आप तभी करेंगे जो है ना जब आप मतलब कट ऑफ पार करेंगे। ये बताया होता है कि इससे कम नंबर होगा तो वैकेंसी खाली चली जाएगी, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मिनिमम इतना नंबर आपको लाना ही होता है। यहाँ पे जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बताया था कि 5% एनसीसी सी वाले को, 3% एनसीसी बी वाले को और 2% एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले को नंबर दिया जाता है। और जो है ना जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है। पोस्ट प्रेफरेंस में अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी अगर बीएसएफ को देना चाहते हैं तो उसमें आप ए फिल करेंगे, और सेकंड मतलब इस तरह से यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ एच जी करके यहाँ पे पोस्ट बनाया हुआ है, इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी किस पोस्ट को देना है। यहाँ पे जो आप जिस ऑर्डर में फिल करेंगे ना उसी ऑर्डर में आपका सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी एसएसएफ को दे देते हैं लेकिन आपका नंबर एसएसएफ के लायक नहीं है तो आपको एसएसएफ में सिलेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो आप प्रायोरिटी दिए हैं उसके लायक है तो उसमें आपको सिलेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी एसएसएफ का दे देते हैं और आपकी तैयारी एसएसएफ के लायक नहीं है तो आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी। ये इस तरह से नहीं होता है। आपका जो है ना आप प्रायोरिटी से अपने अनुसार फिल करेंगे, लेकिन आपका जितना नंबर होगा उस अनुसार जिसका कट ऑफ गया होगा उस पोस्ट में आपका सिलेक्शन दिया जाता है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड यहाँ पे गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, यहाँ पे यानी कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में कुछ तेला वेला करते हैं तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से आपको दिया जाएगा, कितने साल तक आपको इस एग्जाम से बाहर किया जा सकता है।
तो इस सब पे हमको ध्यान नहीं देना है, हमको बस तैयारी करना है, मतलब आप लोगों को तैयारी करना है, हमको भी तैयारी करना है और बस सिलेक्शन लेना है। तो इस सब पे आपको एग्जाम में तेला वेला ये सब बात पे ध्यान नहीं देना है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से भी हमको कोई लेना देना नहीं है। 24/11 से हमारा फॉर्म स्टार्ट होगा, तो हमको जो है ना अपना फॉर्म फिल कर लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं किए हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करके आपको जो है ना फॉर्म फिल करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय किस किस चीज का जरूरत लगेगा, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड का नंबर, इन सब चीजों का आपको जरूरत लगेगा, 10th क्लास का रोल नंबर, और इस सब चीज को आपको फिल करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जो है ना ssc.nic.in पे आप जाके और फॉर्म को बेसिक से फिल किया होता है। रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपका सारा डिटेल्स ले लिया जाता है। फॉर्म लॉगिन करने के बाद बहुत सी आसान आसान चीजों को फिल करना होता है। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फिल करने का जो है ना पूरा यहाँ पे पीरियड समझाया हुआ है कि किस किस तरह से आपको फिल करना है। यहाँ पे आप देख लेंगे, अगर आपको कोई डाउट लगेगा कि किस तरह से फिल करना है तो यहाँ पे आप आके एक बार देख लेंगे कि आपको कौन सा चीज फिल करना है। ये आप यहाँ से देख के तब आप अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लेंगे। ऐसे अगर फॉर्म स्टार्ट होगा तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, आप वहां से देख के जो है ना कर लेंगे, यानी कि फॉर्म भर लेंगे। यहाँ पे फॉर्म के बारे में बताया हुआ है कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। और यहाँ पे देखिए पोस्ट प्रेफरेंस है, तो आप जिस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपका फोटो होगा वो इस तरह से फोटो होगा, ना कि इस तरह से आपको फोटो अपलोड, यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरह का आपको फोटो अपलोड नहीं करना है यहाँ पे। अब उसके बाद जो है ना आपका सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ये अंडरटेकिंग ऑफ एक सर्विसमैन के लिए ये सर्टिफिकेट है, तो ये आपको देख लेना है। फॉर्मेट ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट का दिया हुआ है कि अगर आप SC/ST से आते हैं तो ये फॉर्मेट पे बनाना है। उसके बाद अगर आप EWS से आते हैं तो इस तरह का आपका EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है। जिनको नहीं पता है वो देख लेंगे। और लास्ट डेट से पहले जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो लास्ट डेट से पहले ही आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है। यहाँ पे स्टेट का कोड दिया हुआ है, तो आप अपना स्टेट का कोड यहाँ से देख लेंगे। ऐसे ही इस स्टेट का कोड का कुछ करना ऐसे नहीं है। यहाँ पे स्टेट का कोड जो है ना, यहाँ पे देखिए जैसे आसाम में कितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यहाँ पे ये सब नाम लिखा हुआ है। आसाम में कितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आते हैं यहाँ से आप देख लेंगे। अगर आपको डाउट है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो किस चीज में पड़ता है, किस में, बॉर्डर में कि नक्सल में कि जनरल में, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बिहार में जो आते हैं, जैसे देखिए बिहार में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कौन आता है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, ये यहाँ पे किशनगंज। उसके बाद गुजरात में कौन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में। उसके बाद यहाँ पे नागालैंड का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब का, राजस्थान का, सिक्किम का, त्रिपुरा का। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो नक्सल इफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। बिहार में नक्सल इफेक्टेड कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो औरंगाबाद, बंका, गया, जमुई, कैमूर, उसके बाद लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास, वेस्ट चंपारण, ये सब यहाँ पे जो है ना नक्सल इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मणिपुर में, तो मणिपुर का ऑल डिस्ट्रिक्ट नक्सल इफेक्टेड है। असम का ऑल डिस्ट्रिक्ट नक्सल इफेक्टेड है। अरुणाचल प्रदेश का ऑल डिस्ट्रिक्ट नक्सल इफेक्टेड है। मेघालय का ऑल डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से यहाँ पे आप अपने स्टेट का नाम देखेंगे और नाम देखने के बाद जो है ना आप अपने से ही खुद से पता कर सकते हैं कि बिना कोई चीज देखे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस चीज में पड़ता है। उसके बाद इसका है ना अभी स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं निकाला गया है कि किस स्टेट का नक्सल में या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में या जनरल डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, वो भी 3-4 दिनों में निकाल ही दिया जाता है। तो आई होप SSC GD 2023-24 का जो वैकेंसी है ना, इसमें जितना भी डिटेल्स नोटिफिकेशन में दिया था वो सब मैं आपको समझाया। अगर मेरे से कोई चीज छूट गया है तो आप लोग कमेंट कीजिए या छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को जी जान लगा देना है तैयारी करने में, क्योंकि 75,000 वैकेंसी है, ऐसी मौका बार बार आता नहीं है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।